तो गाइज ये कहानी है साकामोटो नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जो कि अपने स्कूल का सबसे कूलेस्ट लड़का है। चाहे बात हो क्लासरूम की ड्यूटीज निभाने की, खाना खाने की, चलने की, बैठने की, यहाँ तक की बात अगर पनिशमेंट की भी हो, साकामोटो हर एक काम को बहुत ज्यादा स्टाइलिश तरीके से करता है। और स्कूल के सारे लड़के और सारी लड़कियाँ साकामोटो की दीवानी है। पर कुछ 3 नमूनों को साकामोटो से बहुत ज्यादा जलन होती है और इसे तंग करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम 3 नमूनों को देखते हैं, जिनका नाम है आकिन, केनकेन और मारियो। ये तीनों साकामोटो से बहुत ज्यादा जलते हैं और अब जलन के मारे ये लोग नीचा दिखाना चाहते हैं। अब ये लोग क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर एक डस्टर फिट कर देते हैं, ताकि जब साकामोटो अंदर आए तो ये डस्टर उसके ऊपर आकर गिरे। लेकिन जैसे ही साकामोटो अंदर आता है तो ये अपने ऊपर उस गिरते हुए डस्टर को बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश तरीके से पकड़ लेता है। ये देखकर सारी लड़कियां इसकी दीवानी हो जाती हैं और इसे चीयर करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद साकामोटो टॉयलेट जाता है और इन तीनों में से एक नमूना साकामोटो के ऊपर पानी फेंक देता है। लेकिन जब साकामोटो थोड़ी देर बाद उस टॉयलेट से बाहर आता है तो ये तीनों देखते हैं कि उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है। मतलब कि इनका प्लान फिर से फेल हो चुका है। अब ये बंदा क्लासरूम में वापस आता है और देखता है कि इसका डेस्क वहाँ पर नहीं है। किसी ने इसके डेस्क को ही खिड़की से बाहर फेंक दिया है। कुछ लड़कियां इसे अपने साथ बैठने का ऑफर देती है, लेकिन अपना साकामोटो होता है 1 नंबर का सिग्मा बॉय, है ना, इसलिए बंदा खिड़की के ऊपर बैठ जाता है बहुत ही स्टाइलिश तरीके से और बुक को पढ़ने लग जाता है। ये देखकर टीचर भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और ये तीनों नमूने अपना सर पकड़ लेते हैं। भाई फिर से फेल हो गया यार प्लान, शेट यार, सोच भाई कुछ क्या करे। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये तीनों आपस में मिलते हैं और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा प्लान सोचते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लान इन्होंने बनाए थे वो सब के सब फेल होते जा रहे थे। और अब ये तीनों साकामोटो को झूठ बोलकर साइंस प्रिपरेशन रूम में बुलाते हैं और साकामोटो इन पर भरोसा करके उस रूम के अंदर चला जाता है और ये तीनों पकड़कर साकामोटो को बांध देते हैं और इसकी फोटोज वगैरह लेने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक सिगरेट से इनके रूम में आग लग जाती है। ये तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हड़बड़ी में उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है और ये लॉक इन्होंने ही लगाया था साकामोटो को अंदर ही रखने के लिए। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि साकामोटो एकदम रिलैक्स बैठा होता है नीचे और उठकर नाचना शुरू कर देता है। साकामोटो उस आग की चारों तरफ घूमने लग जाता है और ये देखकर इन तीनों को समझ नहीं आता कि बंदा कर क्या रहा है। भाई ये नाच रहा है यहाँ पे, इधर बैंड बजी पड़ी है, हमारी जान खतरे में है, इसको नाचना है यहाँ पे। अब इसको नाचता हुआ देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि साकामोटो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल साकामोटो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि नीचे बैठे टीचर्स और स्टाफ वगैरह को इनके कदमों की आवाज सुनाई दे जाए। और अब ये तीनों भी नाचने लग जाते हैं और साकामोटो का प्लान काम कर जाता है और एक पीएन इनके रूम में आता है और दरवाजे को खोल देता है। पीएन इन सबसे पूछता है, हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे और ये आग किसने लगाई थी? और साकामोटो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, जी सर ये मैंने ही किया था, दरअसल मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो गलती से आग लग गई, मुझे माफ कर देना। और ऐसा बोलकर साकामोटो वहाँ से चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद इन तीनों को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, भाई हमने गलत कर दिया यार साकामोटो के साथ, तो मैंने तो इसको हरामी समझा, ये तो रामानुज निकला। और अब इन तीनों का साकामोटो के लिए जो परसेप्शन था वो पूरी तरह से बदल जाता है और ये लोग साकामोटो के दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन हम शीरा नाम के एक लड़के को दिखते हैं, जो कि कुड़ियों को इंप्रेस करने के लिए अपनी एक मैगजीन दिखा रहा होता है अपनी मॉडलिंग की पिक्चर्स को। कितना अजीब लग रहा है भाई ये। और एज एक्सपेक्टेड ये लड़कियां इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और ये बंदा नोटिस करता है कि सारी कुड़ियों का ध्यान तो साकामोटो की तरफ है, जो कि वन पंच मैन की मांगा बढ़ रहा है। ये देखकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है साकामोटो पर और अभी उससे बदला लेने की ठान लेता है। अब क्लास के दौरान साकामोटो से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साकामोटो खड़ा होता है और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उसका आंसर देने के बाद शीरा उसकी चेयर को खींच लेता है और हम देखते हैं कि साकामोटो गिरता नहीं है और उसी पोजीशन में अपनी एस को हवा में टिका लेता है और एक इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर शीरा अपना सर पकड़ लेता है, भाई क्या आदमी है ये, इतना कूल कैसे हो सकता है भाई कोई। गाइस साकामोटो के लिए 1 लाइक तो बनता है यार, बहुत ज्यादा कूल है बंदा तो। अब थोड़ी देर बाद पीटी क्लास शुरू हो जाती है और ये शीरा साकामोटो पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन साकामोटो बहुत ही कूल तरीके से उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और इसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। अब अगले दिन क्लासरूम के अंदर एक मधुमक्खी घुस जाती है, उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सारी कुड़ियां चिल्लाने लग जाती हैं। अब शीरा को रियलाइज होता है कि यही एक मौका है भाई साकामोटो को नीचे दिखाने का और खुद हीरो बनने का। और अब ये बंदा अपनी बुक को रोल करता है और उस मधुमक्खी से भिड़ जाता है और सभी की सभी लड़कियां वहां से घबरा कर भाग जाती हैं और कमरे को बाहर से लॉक कर देती हैं। कर दी भाई गद्दारी इन्होंने। सारे लड़के अंदर रह जाते हैं और सारी लड़कियां बाहर चली जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि टीचर अपने कपड़े फाड़ लेता है और बोलता है, तुम सभी लोग अपने कपड़े उतार दो, मधुमक्खियां काली चीजों पर अट्रैक्ट होती हैं, सभी अपनी यूनिफॉर्म उतार दो जल्दी। सभी लोग अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं, भाई आंखें बंद कर लो अपनी। और शीरा उस मधुमक्खी पर हमला करता है पर चूक जाता है, जिसकी वजह से वो मक्खी अब इसके पीछे पड़ जाती है। ओ भाई अच्छा, इसके अंडरवियर में ब्लैक कलर की लाइंस है, इसलिए मधुमक्खी इसके पीछे पड़ चुकी है। अभी मधुमक्खी इस पर काटने वाली होती कि तभी साकामोटो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से एक कॉम्पास की हेल्प से उस मधुमक्खी को रोक लेता है और ये उस मधुमक्खी से फाइट करता है और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये देखकर सारी कुड़ियां उसकी दीवानी हो जाती हैं फिर से और साकामोटो एक बार फिर से सभी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। साकामोटो ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इम्प्रेस कर देता है सभी को। अब अगले दिन पार्क के अंदर साकामोटो एक चिड़िया को खाना दे रहा होता है और तब ये नोटिस करता है कि एक लड़के को जिसका नाम काबूटो है उसे कुछ बुलीज तंग कर रहे हैं और उससे पैसे वगैरह मांग रहे हैं। अब उनकी जाने के बाद साकामोटो उस लड़के के पास आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? काबूटो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और साकामोटो से कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो साकामोटो, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और मुझसे पैसे मांगते हैं, मैं अपने घर से झूठ बोलकर इनको पैसे देता हूँ, मैं क्या करूँ? साकामोटो इसकी बात सुनता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। और अब अगले दिन ये लोग एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाते हैं और साकामोटो को एक काउंटर में काम मिल जाता है
और काबूटा को स्वीपर की जॉब मिल जाती है। अब अपना साकामोटो होता है एक नंबर का स्मार्टी, इसीलिए रेस्टोरेंट में लड़कियों की लाइन लग जाती है और ये सारी लड़कियां साकामोटो से उसका नंबर लेने आई होती है। और अब वो दोनों बदमाश वहीं पर आ जाते हैं उसके रेस्टोरेंट में उससे पैसे लेने के लिए, और वो काबूटो को देखते हैं और उसे फिर से परेशान करने लग जाते हैं और उसे आज शाम को पार्क में मिलने के लिए कहते हैं। ओए काबूटो, चुपचाप पार्क में आ जाइयो आज, अगर तुम नहीं आए तो तुम बहुत ज्यादा पिटने वाले हो, समझे तुम। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और काबूटो उनसे मिलने के लिए पार्क में जाता है और ये दोनों काबूटो को बहुत ज्यादा पीटते हैं और पीट कर इसकी हालत बुरी कर देते हैं। और काबूटो फिर से उन लड़कों को वो पैसे देने वाला होता है जो उसने आज कमाए थे रेस्टोरेंट में काम करके, लेकिन अचानक से इसका माइंड बदल जाता है और ये उन्हें पैसे नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देने वाला ये पैसे, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं। अब ये देखकर इन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काबूटो को बहुत ज्यादा पीटते हैं। लेकिन तभी साकामोटो वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को पीट देता है और इनसे कान पकड़वा कर माफी मंगवाता है और काबूटो को भी अपना बदला निकालने का मौका देता है और ये दोनों बदमाश दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं और साकामोटो काबूटो को बचा लेता है। सही है भाई, ये बंदा यार सबकी हेल्प करता है साकामोटो तो। अब अगले दिन साकामोटो की क्लास में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम आईना है और ये लड़की साकामोटो की अटेंशन लेना चाहती है, लेकिन साकामोटो होता है एक नंबर का सिग्मा, इसलिए वो किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखता है। ये लड़की इसके पास जाती है और इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इसके सामने आकर बैठ जाती है कुर्सी लेकर, लेकिन साकामोटो अभी भी बस ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देख रहा होता है, फॉर्मूलाज की तरफ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab, ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। और अब ये देखकर इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चली जाती है और जाते जाते बोलती है, ठीक है साकामोटो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी ना, कोई बात नहीं। और अब जैसे ये लड़की जाने लगती है तो साकामोटो खड़ा होता है और आईना को लगता है फंस गया ये जाल में। यस, इसे लगता है कि साकामोटो इससे बात करेगा, लेकिन साकामोटो खिड़की से बाहर एक डॉगी को देख रहा होता है और ये देखकर आईना को तो चक्कर आने लग जाते हैं और अब इसका दिल टूट चुका है पूरी तरह से। अभी वॉशरूम में आती है और अपने मन में सोच रही होती है कि इसे किसी तरह से साकामोटो से बात करनी ही होगी। और तभी इस बगलेट लड़की को एक गेम के बारे में याद आता है जिसे टाकोरी गेम कहते हैं, टपोरी नहीं टाकोरी। इस गेम के अंदर खुद का और अपने दोस्तों का नाम लिखना होता है और उस कागज के ऊपर एक कॉइन रखना होता है। और तभी वहाँ पर दो और लड़कियां आ जाती हैं और ये लड़कियां इसकी एक तरह से दुश्मनी ही होती है, लेकिन फिर भी ये इसे गेम खेलने के लिए मान जाती है। और अब ये तीनों इस गेम को खेलना शुरू करते हैं और अपनी अपनी फिंगर्स रखती हैं उस कागज के ऊपर। और अब आखिर में ये लोग एक सवाल पूछती है कि साकामोटो आखिर किसे पसंद करता है। ये तीनों यही चाहती थी कि उन्हीं का नाम आए और ये आपस में लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन अब कॉइन को अपने अपने नाम के ऊपर लेके आने के चक्कर में वो कॉइन उछल जाता है ऊपर और गेम के बाहर जाकर गिर जाता है। अब ये जो गेम है टाकोरी, ये एक कर्स्ड गेम है और ऐसा माना जाता है कि अगर वो कॉइन है जो वो उस कागज से अगर बाहर गिर जाए तो ये एक बैड लक हो जाता है और टाकोरी की स्पिरिट फ्री हो जाती है। और अब साकामोटो बहुत अजीब हरकतें करने लग जाता है। अबे क्या ये कैसी हो तुम लोग, मैं हूँ टाकोरी, पहचाना मुझे? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लग जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि टाकोरी की जो इविल स्पिरिट है ये साकामोटो के अंदर आ चुकी है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाती है और आईना प्रे करने लग जाती है, प्लीज गॉड साकामोटो को टाकोरी से प्लीज फ्री कर दीजिए। लेकिन वो स्पिरिट बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, अगर तुम लोग यहाँ पर 3 बेंचेस को एक के ऊपर एक रख दोगे और एक 20 मीटर ऊंचा टावर क्रिएट करोगे तो मैं इसके शरीर को छोड़ दूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो साकामोटो हमेशा के लिए संन्यास लेकर हिमालय चला जाएगा और फिर तुम लोग किसी गधे के साथ शादी कर लेना। ये सुनकर ये तीनों डर जाती हैं और ये तीनों आपस में बहुत भयंकर वाली दुश्मन होती हैं। और अब इनमें से एक लड़की बोलती है कि इन्हें करना ही होगा वरना साकामोटो चला जाएगा हमेशा के लिए। और अब ये तीनों 3 बेंचेस को रखते हैं और एक 20 मीटर ऊंचा टावर क्रिएट कर देते हैं। उनमें से एक बेंच इस लड़की को लगने ही वाला होता है कि तभी आईना वहाँ पर आती है और उस बेंच को हटाकर उसे बचा लेती है और ये तीनों अपना टास्क पूरा कर लेते हैं। अब साकामोटो किसी फ्रॉग की तरह एक जंप लेता है और उन्हें सभी बेंचेस के ऊपर आ जाता है और वो स्पिरिट साकामोटो के शरीर को छोड़ देती है और साकामोटो बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब इन तीनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती है क्योंकि आईना ने इस लड़की की जान बचाई थी और ये तीनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। और इनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये साकामोटो का ही एक प्लान था। साकामोटो इन तीनों की दोस्ती करवाना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया। अब इसके बाद हम साकामोटो के सीनियर्स को देखते हैं जहाँ पर ये मोटा हायाबुसा नाम के एक बंदे को साकामोटो के बारे में बता रहा होता है कि साकामोटो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है और सबसे ज्यादा कूल लड़का है पूरे स्कूल का। हायाबुसा उनकी गैंग का लीडर होता है और ये पूछता है ऐसा क्या है उस लड़के में। और अब ये मोटा बोलता है अरे सर रुको मैं आपको खुद दिखाता हूँ। और अब ये बंदा एक सीटी मारता है और साकामोटो स्पाइडरमैन की तरह वहाँ पर आ जाता है और बहुत कूल तरीके से उनके लिए लंच बनाता है। ये देखकर हायाबुसा भी बहुत ज्यादा इंप्रेस था। अब अगले दिन साकामोटो काबूटा के साथ कहीं पर जा रहा होता है और तभी काबूटो से पूछता है कि ये सीनियर्स की इतनी बात क्यों मानता है भाई तू, वो तेरा यूज कर रहे हैं बस। लेकिन साकामोटो से कहते हैं कि वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है और इसके लिए उसे अपने सीनियर्स की बात माननी चाहिए। अब तभी एक सीटी बजती है जो कि इस मोटे ने ही बजाई थी और साकामोटो वहाँ पर आता है और ये साकामोटो से कहता है साकामोटो मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए जूस लेकर आओ। साकामोटो उसके लिए जूस लेकर आ जाता है और इसके दूसरे सीनियर्स भी कहने लगते हैं ओए साकामोटो मेरे लिए भी लेके आ। हाँ भाई मेरे लिए भी। और साकामोटो उन सभी को जूस ला कर देता है और अब ये मोटा सोच रहा होता कि इसका ये और यूज कैसे कर सकता है और इसकी क्या लिमिट होगी, क्या इसके लिए कुछ भी कर जाएगा किसी आशिक की तरह। और अब ये बंदा साकामोटो से अपने सारे के सारे फालतू के काम कराने लग जाता है जैसे कि दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, मसाज करवाना, जूते पॉलिश करवाना, अपने कपड़े सिलवाना। और साकामोटो बिना कुछ कहे उसके सारे के सारे कामों को कर रहा होता। अभी बंदा एक और बार सीटी बजाकर साकामोटो को बुलाता है। साकामोटो वहाँ पर आता है लेकिन इस मोटे के पास अब कुछ भी काम नहीं बचा होता और इसीलिए ये हड़बड़ी में बोलता है ठीक है तुम ऐसा कुछ करो कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। और अब साकामोटो के दिमाग की बत्ती जलती है और अब ये बोलता है ठीक है सर मैं वो हर एक चीज करूंगा जिससे कि आपकी
की लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। जैसे कि अभी बंदा अब टॉयलेट में बैठा होता है और चाहत फतेह अली खान के गानों को याद करके हंस रहा होता है और तभी साकामोटो वहाँ पर पहुंच जाता है टॉयलेट पेपर लेकर। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ओ भाई, ओ भाग ले यहाँ से, ये क्या कर रहा तू? अभी प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, चल भाग यहाँ से। और अब स्कूल खत्म होने के बाद साकामोटो इसके लिए एक ट्रॉली लेकर आता है जिसमें ये इसे बिठाकर इसके घर पर ड्रॉप करेगा। और अब धीरे धीरे ये मोटा इससे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है और इसे अब चुपने लग जाता है, कमरे में खुद को बंद कर लेता है साकामोटो के डर से। लेकिन साकामोटो वहाँ पर भी पहुंच जाता है और बोलता है, सर मैंने आपके लिए यहीं पर एक बेड तैयार कर दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर सो सकते हैं, इससे आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी और आपको घर भी जाना नहीं पड़ेगा। और अब इस मोटे की बस हो जाती है और बोलता है, भाई मुझे माफ कर दे यार, गलती होगी, ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ठीक है, अब से मेरे लिए कोई काम करने की, मैं खुद कर लूंगा, भाग जाओ यहाँ से। अब अगले दिन कैंटीन में सब लोग देखते हैं कि ये मोटा अपना खाना खुद से ले रहा होता है, जबकि ये बंदा खुद का काम कभी खुद नहीं करता था, ये सारा काम साकामोटो से ही करवाता था। और दूसरी तरफ साकामोटो भी बैठा हुआ काबूटो के साथ बैठा हुआ था और नूडल्स खा रहा था। काबूटो उससे पूछता है, ओए तो इसके लिए काम नहीं करता था इस मोटे के लिए? अरे यार, मुझे ना नौकरी से निकाल दिया गया, शायद मैंने अपने काम को ठीक से नहीं किया। और ये एक सार्केज़म था, इसने अपना काम इतनी ज्यादा अच्छे से किया कि मोटा परेशान हो गया। अब साकामोटो का हर एक काम परफेक्ट रहता है, लेकिन ये स्कूल शुरू होने के आखिर के 5 मिनट में ही पहुंचता है बंदा, बिल्कुल मेरी तरह आज भी साकामोटो बिल्कुल लास्ट 1 मिनट के अंदर ही आने वाला था। और ये देखकर ये बंदा अब गेट लगाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि साकामोटो अपने साथ एक बैम्बू ट्री लेकर आया हुआ है। ये गार्ड ये देखकर समझ आता है कि अब बैम्बू स्टिक फंसा के कुछ करने वाला है और इससे पहले कि कुछ कर पाता साकामोटो एक जंप लगाता है उस बैम्बू की हेल्प से और स्कूल के अंदर आ जाता है। पर हमें पता चलता है कि ये साकामोटो की एक चाल थी। दरअसल इस गार्ड को ऐसा लगा था कि ये बंदा इस बैम्बू स्टिक की हेल्प से अंदर कूदेगा, लेकिन साकामोटो ऐसा नहीं करता, वो उस बैम्बू ट्री को वहीं पर लगाता है और धीरे से साइड में से निकल जाता है। ये देखकर ये बंदा खड़ा का खड़ा रह जाता है कि ये हुआ क्या अभी, और साकामोटो आराम से स्कूल के अंदर आ जाता है। अब ये बंदा स्टाफ रूम के अंदर अपना सर पकड़ लेता है कि इससे बदला कैसे ले। और अब ये बंदा सोचता है कि इसे साकामोटो को किसी न किसी तरीके से गलत साबित करना होगा। और ये बंदा साकामोटो को कुछ बदमाश बच्चों के साथ देखता है। ये वही तीनों नमूने हैं जो कि पहले इसके दुश्मन थे, लेकिन अब ये लोग इसके दोस्त बन चुके हैं। और इन तीनों को देखकर इस सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ ना कुछ खुराफाती प्लान कर रहे हैं। और अब ये बंदा जैसे ही उनके करीब जाकर देखता है तो ये देखता है कि ये लोग तो बस यहाँ पर बैठे हुए बबल्स उड़ा रहे हैं और ये साकामोटो ने तो इतना बड़ा बबल बनाया होता है कि उसके अंदर ही चला जाता है और हवा में तैर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद ये सिक्योरिटी गार्ड क्लासरूम के अंदर जाता है और देखता है कि साकामोटो कुछ झाड़ू को पकड़कर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये बंदा इस झाड़ुओं से खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साकामोटो इस वक्त सीलिंग को साफ कर रहा होता है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और डिसाइड करता है कि ये साकामोटो की क्लास के अंदर जाकर मैथ्स की क्लास देने आएगा और इसे परमिशन भी मिल जाती है प्रिंसिपल के द्वारा। और अगले ही दिन ये साकामोटो की क्लास में आ जाता है उसे पढ़ाने के लिए और साकामोटो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था। साकामोटो भी भाई लास्ट बेंचर है, मैं तो भाई हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता था स्कूल में। आप लोग कौन से बेंच पे बैठते हो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अभी नोटिस करता है कि साकामोटो एक टेबल क्लॉथ फंसाकर बैठा है अपने गले में और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बंदा कुछ खाने की कोशिश करने वाला है। और अब साकामोटो कुछ खाने लगता है क्लासरूम के अंदर बैठा बैठा ही। और जैसे ही एक बाइट लेता है तो ये बंदा साकामोटो को कहता है, ओए साकामोटो ये क्या कर रहे हो तुम, क्लास के अंदर खा रहे हो, चलो बाहर जाओ, गेट आउट। और इससे इस बंदे का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। ये बंदा बहुत ज्यादा खुश था साकामोटो को सजा देकर और अब साकामोटो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कुछ चावलों को ले जाता है अपने साथ और साकामोटो बाहर आता है। और ये बंदा जैसे ही साकामोटो को देखने बाहर आता है तो वो देखता है कि साकामोटो एक घायल बर्ड को कुछ चावल खिला रहा होता है और इसे समझ आता है कि साकामोटो ने खुद को जानबूझकर इस सिचुएशन में डाला था। वो चाहता था कि ये टीचर इसे पनिशमेंट दे जिससे कि ये बाहर जाकर इस बर्ड की हेल्प कर सके। ये देखकर ये बंदा अब रोने लग जाता है फूट फूट कर और इसके नाक से पानी भी बहना शुरू कर देता है और इसे रियलाइज होता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अगले दिन भी ये बंदा गेट के पास खड़ा होता है। साकामोटो आज भी लेट होता है और पूरी फुल स्पीड से भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड इस बार साकामोटो को स्कूल में आसानी से आने देता है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि साकामोटो एक अच्छा इंसान है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि साकामोटो के स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसपे उन्हें 2 लोगों की टीम बनाकर एक दूसरे की ड्राइंग्स बनानी थी। अब यहाँ पर सभी गर्ल्स भाग कर जाती हैं साकामोटो के पास ताकि उसकी फोटोग्राफ बना सके, लेकिन सभी लड़कियां लेट हो जाती हैं क्योंकि आईना पहले ही वहाँ पर आकर इसकी परमिशन ले लेती है और अब ये दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। और बाकी जितनी भी लड़कियां होती हैं ये सारी की सारी साकामोटो की ही पिक्चर्स बना रही होती है। और अब साकामोटो उस ड्राइंग को कंप्लीट करता है और उसे दिखाता है आईना को, लेकिन आईना जैसे ही उसे देखती है तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और कहती है, भाई ये क्या साकामोटो मुझे सच में ऐसे दिखता है? क्योंकि हम देखते हैं कि साकामोटो ने एक चिंपैंजी की ड्राइंग बनाई होती है। इस लड़की को देखकर बाकी की गर्ल्स भी उस ड्राइंग को दिखती हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि साकामोटो ने उसको बिल्कुल एक एंजल की तरह बनाया है, ना कि कोई चिंपैंजी। और ये देखकर ये लड़की हैरान रह जाती है और सभी लड़कियां भी साकामोटो से कहती है कि वो उसकी भी ड्राइंग बनाए और साकामोटो हाँ कर देता है सबको। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अचानक से केमिस्ट्री लैब के अंदर आग लग जाती है, गलत केमिकल मिक्स कर दिए होंगे, हो गया धमाका। अब वो सिक्योरिटी गार्ड सभी को माइक में बोलता है, जल्दी से सभी बाहर निकलो। और साकामोटो सीटी बजाते बजाते सभी को बाहर की तरफ गाइड करता है और उन सभी को नीचे ले आता है। अब ये साइंटिस्ट जैसे दिखने वाला टीचर सभी की काउंटिंग करता है और उसे रियलाइज होता है कि एक बच्चा मिसिंग है और साकामोटो सुनकर जल्दी से अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि एक बंदा ये वॉशरूम जा रखा था। इस बंदे का नाम है मिशाशी और ये बंदा साकामोटो के विसल को सुन नहीं पाता क्योंकि उस वक्त वॉशरूम में था। अब साकामोटो खुद के ऊपर पानी की बाल्टी फेंकता है और खुद को गीला कर लेता है और जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब जैसे ही मिशाशी उसे देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन साकामोटो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे इस बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है। और इसके बाद ये इस बंदे को एक कपड़े के अंदर लपेटता है और इसे भी नीचे
नीचे भेज देता है। अब सभी लोगों को साकामोटो की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वो अभी भी ऊपर ही था। पर तभी हम देखते हैं कि साकामोटो एक कपड़े की हेल्प से एक पैराशूट सा बनाता है और सेफली नीचे लैंड करता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और समर वेकेशन का टाइम आ जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों नमूने बोर होने लग जाते हैं और ये प्लेग्राउंड के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, ऐसे ही बस फन के लिए, ताकि कोई आए और इस गड्ढे में गिर जाए और इससे इनका थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह हो सके। लेकिन तभी यहाँ पर साकामोटो आ जाता है जो कि किसी चीज को ढूंढ रहा होता है मेटल डिटेक्टर की हेल्प से, और ऐसा लोग अक्सर पैसों को ढूंढने के लिए करते हैं। और इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि साकामोटो उस ट्रैप में फंस जाएगा क्योंकि साकामोटो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकामोटो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ये तीनों जल्दी से साकामोटो के पास जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि साकामोटो उस गड्ढे के अंदर होता ही नहीं है। ये देखकर ये तीनों हैरान रह जाता है कि भाई ये गया कहाँ। ये लोग साकामोटो को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और अब चौथे दिन ये लोग काबूटो के पास जाते हैं, लेकिन काबूटो ने बताता है कि इसने नहीं देखा पिछले 3 दिनों से। ये लोग स्टोर वालों से, उसकी पड़ोस की आंटी से, उन सभी से पूछते हैं साकामोटो के बारे में। एक ऐसा लड़का जिसने यूनिफॉर्म पहनी हो और बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखता हो। और ये आंटी तो फीलिंग लेने लग जाती है उसकी और कहती है हाँ मैंने देखा है उसे, हाँ ये 3-4 दिन पहले की बात है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब ये तीनों परेशान हो जाते हैं कि साकामोटो आखिर गया कहाँ, और वापस से पार्क के अंदर आकर बैठ जाते हैं। और तभी ये देखते हैं कि एक बच्चा और उसकी मॉम वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और ये लड़का बोलता है कि इस गड्ढे के अंदर तो एक और गड्ढा है। ये सुनकर ये तीनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो एक ही गड्ढा बनाया था, तो एक और गड्ढा कहाँ से आ गया इसके अंदर। और अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ये तीनों उस गड्ढे के पास आते हैं और ये वहाँ पर साकामोटो के उस बटन को देखते हैं जो कि उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर होता है। और ये समझ गए थे कि ये गड्ढा साकामोटो ने खोदा है। ये साकामोटो पक्का ब्राजील गया होगा वेकेशन को एंजॉय करने, और मिशाशी ने कहते हैं कि हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वो दोनों इसकी बातों पर एग्री नहीं करते, लेकिन मिशाशी देखते ही देखते जंप कर देता है उस गड्ढे के अंदर। और दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो कि एक ड्राई क्लीनिंग शॉप पर आ रखा था अपनी यूनिफॉर्म को ठीक कराने, क्योंकि उस गड्ढे को खोदते वक्त उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी। अब साकामोटो वापस से अपना कोट पहन के उस पार्क में जाता है। अब साकामोटो वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि उसने ये गड्ढा यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के लिए खोदा था क्योंकि गर्मियों का टाइम है और नीचे गर्म पानी निकल सकता है। ये सुनकर मिशाशी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और ये लोग मिशाशी को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। अब इसके बाद अगले दिन सॉफ्ट बॉल प्रैक्टिस के दौरान साकामोटो काबूटो के चेहरे पर एक बॉल मार देता है गलती से और उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। और अब वो अपनी कमीज को फाड़कर उसकी नाक पर पट्टी बांध देता है। साकामोटो की बॉडी को देखकर सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। और इस तरफ सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट हायाबुसा देखता है कि लड़कियां साकामोटो को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हैं और ये बंदा इसे चिढ़ने लग जाता है। और अब हायाबुसा इससे मिलने का प्लान बना लेता है। ये बंदा साकामोटो की क्लास में जाता है और साकामोटो को स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। हायाबुसा के चेलों को लगता है कि साकामोटो उसे मिलने नहीं जाएगा, इसीलिए ये उसके कुछ सामान को चुरा लेते हैं और उसे बताते हैं कि उसका सामान हायाबुसा के पास है। और उसे गुस्सा दिलाने के लिए वो उसके दोस्त काबूटा के बालों को भी काट देते हैं और उसे गंजा कर देते हैं। और अब आखिर में साकामोटो हायाबुसा से मिलने उसके पास चला ही जाता है। शाम को उन दोनों में एक लड़ाई होने ही वाली होती है कि तब ये पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है। साकामोटो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये लोग लड़ नहीं रहे थे, ये लोग तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे मार्शल आर्ट्स की। ऑफिसर को ये गेम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब ये रेफरी बनने को तैयार हो जाता है और इन दोनों में ये अजीब सी फाइट होनी शुरू हो जाती है। ये दोनों अपने मूव्स की हेल्प से एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तभी साकामोटो एक स्पेशल मूव क्रिएट करता है और अचानक से जब साकामोटो से पुश करता है तो एक टैक्सी के अंदर गिर जाता है और हार जाता है। साकामोटो से बताता है कि उसका ये स्पेशल मूव टैक्सी को बुलाने के लिए था और ये सभी लोग साकामोटो से माफी मांगते हैं उसकी हरकतों के लिए। साकामोटो ने कहते हैं कि उससे माफी मांगने के बजाय उन्हें काबूटा से माफी मांगनी चाहिए और ये लोग कुछ सब्जियां लेकर काबूटा के घर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। और उसके बाद काबूटा की माँ उन सभी के लिए डिनर तैयार करती है और ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर खाना खाते हैं। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि साकामोटो की क्लास में एक लड़की उसे बहुत पसंद करती है और ये चुपके चुपके से उसकी तस्वीरें भी ले रही होती है। और एक दिन उसकी फोटोज को देखते हुए उसे पता चलता है कि एक आत्मा साकामोटो का पीछा कर रही है। वो उसे ये बताना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा ये लड़की चुपके चुपके से उसे स्टॉक करती है और उसकी फोटोज भी लेती है। ये आत्मा साकामोटो के पीछे एक ट्रॉली को फेंक देती है, लेकिन साकामोटो बहुत स्टाइलिश तरीके से उस पर राइड करने लग जाता है। और ये लड़की साकामोटो से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस हो रहा है क्या, लेकिन साकामोटो को कुछ भी अलग नहीं लगता कि जैसे कोई इसका पीछा वगैरह कर रहा है, ऐसा इसका कुछ नहीं लगा। और अब थोड़ी देर बाद ये लड़की साकामोटो को एक बम गेम खेलते हुए देखती है और फिर से इसकी फोटोज लेना शुरू करती है और देखती है कि ये आत्मा वहाँ पर भी थी जो कि साकामोटो को बैलेंस करने में हेल्प कर रही थी। इस आत्मा ने इसके पैर पकड़े होते हैं। ये उन फोटोज को प्रिंट करती है और दौड़ते हुए साकामोटो के पास जाती है और उसे उन फोटोज को दिखाते हुए कहती है कि एक आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और शायद ही तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी हेल्प भी कर रही है। साकामोटो उन सारी फोटोज को देखता है और उसे थैंक यू भी कहता है इस इन्फॉर्मेशन को उस तक प्रोवाइड करने के लिए और अंदर जाकर अपने चेहरे की कुछ जेरॉक्स कॉपी निकालता है और उस फोटो कॉपी के थ्रू उस आत्मा से थैंक यू कह रहा होता है। अचानक से वो सभी कॉपीज उड़ने लग जाती है और उस दिन के बाद से इस लड़की को साकामोटो की किसी भी फोटो में वो आत्मा वापस से दिखाई नहीं देती। और अब अगले दिन हम साकामोटो को देखते हैं जो कि एक मूवी की सीडी लेने के लिए आया होता है, लेकिन उसे वो सीडी नहीं मिल रही थी। और तभी ये तीनों नमूने वहाँ पर आते हैं और उस सीडी को साकामोटो को दे देता है जो कि वो ढूंढ रहा था, लेकिन इसके बदले 18+ मूवी लाकर देनी होगी। साकामोटो इस बात के लिए मान जाता है और किसी तरह से एक प्लान बनाकर 18+ सेक्शन में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो बहुत सारी सीडीज लेकर आता है और तभी कुछ लड़कियां उसे वहाँ पर देख लेती हैं और उसके पास आने लगती हैं। वो जल्दी से उन सीडीज को छुपा लेता है और आखिर में उन सीडीज को लेकर काउंटर पर चला जाता है और शॉप के ओनर को लगता है कि ये भी बच्चा है, बालक है ये भी, और एक अडल्ट मूवी लेकर जा रहे हैं लड़की। और वो शॉप का ओनर उससे क्वेश्चन करने लग जाता है और साकामोटो इस तरह का बिहेव करने लग जाता है कि उस शॉप वाले को ये लगता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि एक अडल्ट है और वो सक्सेसफुली उन सीडीज को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है और उन सीडीज को उन तीनों को दे देता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर शीरा कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर
साकामोटो को स्पोर्ट्स में हराने का प्लान बनाता है और ब्रेड रेस में वो साकामोटो की ब्रेड को एक टाइट चेन से बांध देते हैं ताकि वो ब्रेड आसानी से ना खुल सके और साकामोटो हार जाए। और अब जैसे ही रेस शुरू होती है तो साकामोटो की ब्रेड नहीं खुल रही होती, इसीलिए वो उसके ऊपर ही झूल जाता है और गोल गोल घूमकर उसको छुड़ा देता है और इसके बाद ही बाकी लड़कों को अपनी ब्रेड को शेयर करता है जो अपनी ब्रेड तक नहीं पहुंच पा रहे होते। अब अगली गेम में साकामोटो को उन सभी के ऊपर चढ़कर सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर जाना होता है, लेकिन शीरा और बाकी लड़के जानबूझकर उसके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन को हैंडल कर लेता है साकामोटो और वो कुछ ऐसे पोज मारता है जो कि सभी लड़कियों को बहुत ज्यादा कूल लगते हैं और सारी लड़कियां भागी भागी उसके पास जाने लगती हैं, जिससे देखकर उसके शीरा के जो बाकी साथी होते हैं ये लोग तो गिव अप ही कर देते हैं, लेकिन शीरा अभी भी हार नहीं मानता और अब अगली रेस होती है मैराथन रेस और शीरा चुपके से उसके पैरों के लेसिस को बांध देता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है, लेकिन इस सिचुएशन का भी साकामोटो फायदा उठाता है और चीते की तरह दौड़कर रेस को पूरा करता है और जीत भी जाता है और शीरा का प्लान फिर से फेल हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद स्कूल के अंदर कल्चरल फेस्टिवल होने वाले हैं और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। हायाबुसा और उसका ग्रुप भी तैयारी कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि इनका सीनियर और इनका लीडर भी है। इस बंदे का नाम है फ्यूकिस और ये इनसे साकामोटो के बारे में पूछता है और कुछ ना बताने पर ये बंदा उन सभी को बुरी तरह से मारने लग जाता है। ये लड़के बाहर बैठे होते हैं और तभी फ्यूकिस इनके पास आता है और उन्हें एक टेक्निक बताता है। अब बाद में जब लड़के क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी डेकोरेशंस को किसी ने बर्बाद कर दिया है और किसी ने इसका सारा का सारा दोष साकामोटो के ऊपर लगा दिया और स्कूल की चारों तरफ इसके वांटेड के पोस्टर भी लगा दिए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्कूल उसके पीछे पड़ गया क्योंकि उसको पकड़ने के लिए बाउंटी रखी गई थी 100 मिलियन येन्स की। और इस तरफ भागते भागते साकामोटो एक थिएटर के अंदर घुस जाता है जहाँ पर भीड़ उसे पहचान लेती है, ये तो साकामोटो है भाई, और उसे घेर लेती है। लेकिन तभी हायाबुसा और उसका ग्रुप वहाँ पर आते हैं और साकामोटो को बचा लेते हैं और साकामोटो को सिग्नल देकर एक बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब साकामोटो वहाँ पर जाता है, ये लोग उसे बताते हैं कि हायाबुसा इसके पीछे पड़ा है और इसे मारना चाहता है। अब साकामोटो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये इसके पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर हायाबुसा उसे बताता है कि वो एक 3rd क्लास का स्टूडेंट है और इस फ्यूकिस को आदत होती है जो भी बच्चा पॉपुलर होता है स्कूल के अंदर ये जाकर उन सभी को परेशान करता है जिससे कि वो लड़का स्कूल आना ही बंद कर दे। और ऐसा भी ये बंदा पहले बहुत सारे लोगों के साथ कर चुका है। साकामोटो ये बात समझ जाता है और साकामोटो अपनी क्लास के अंदर जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और उसके सभी के सभी क्लासमेट्स को उस पर पूरा भरोसा होता है कि ये बंदा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो डेकोरेशन से साकामोटो खराब नहीं कर सकता। लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में साकामोटो के लिए डाउट बैठ चुका था और ये देखकर साकामोटो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद अचानक से उनकी क्लास के गेट के बाहर कोई बंदा आता है और ये बंदा जो भी आया था उसकी आवाज लड़कियों वाली थी और ये लड़की बोलती है कि ये सारे के सारे बैलून्स उसने फोड़े थे, ये ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन इसे इनकी डेकोरेशंस को खराब करने का काम मिला था। अब इन सभी को इस लड़की की बस आवाज ही सुनाई दे रही थी और इधर असल में जिन्होंने इन बैलून्स को फोड़ा है ये दोनों कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहे थे और सभी को समझ में आ जाता है कि शायद ये बैलून्स और ये डेकोरेशंस खराब इन दोनों ने ही की है। और लड़के बोलते हैं कि ये पक्का भाई साकामोटो का ही काम है क्योंकि किसी और क्लास को कैसे पता कि हमारी क्लास की डेकोरेशन पूरी हो चुकी है, हमारी क्लास की चाबी तो किसी के पास भी नहीं होती, सिर्फ हमारी क्लास के पास होती है। और ये सुनकर सभी लड़कियों के माइंड में एक चीज ट्रिगर होती है, ये लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अक्सर ये लोग हमेशा लेट ही आते हैं और ये चीज जानकर ये लोग समझ जाते हैं कि बैलून इन दोनों ने ही फोड़े हैं और इन दोनों का भांडा फूट जाता है। लेकिन तभी ये लोग उन्हें धमकी देते हैं कि ये सारे के सारे बैलून्स को फोड़ देंगे अगर इन्हें सही सलामत यहाँ से ना जाने दिया। और तभी साकामोटो वहाँ पर आता है और ये लड़की की आवाज दरअसल यही निकाल रहा था और अब ये अंदर आता है और एक बैलून से एक नकली गन बनाता है और उनकी तरफ पॉइंट कर देता है और बोलता है कि अगर तुमने इस बैलून को नहीं छोड़ा तो मैं शूट कर दूंगा। ये दोनों हंसते हुए कहते हैं ये क्या मजाक है भाई हट। लेकिन तभी साकामोटो लगातार 3-4 बैलून्स को फोड़ देता है। ये देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बैलून की गन है नकली गन, ये ऐसा कैसे कर सकती है। और असल में काबूटा उन बैलून्स को एक मिरर के थ्रू फोड़ रहा था। विंडो में से रोशनी आ रही थी और काबूटो एक मिरर पकड़कर सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करके उन बैलून्स के ऊपर फेंक रहा था जिसकी वजह से वो बैलून फूट जा रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि साकामोटो ये काम कर रहा है और अब ये दोनों अपनी गलती मान लेते हैं, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, ये सब हमने फ्यूकिस की बातों में आकर किया, हम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे। और गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक कर दो यार और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब कुछ दिन के बाद हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि एक पेड़ की छांव में बैठकर काबूटा और साकामोटो को देख रही होती हैं जो कि अभी अपने खाने के साथ खेल रहे होते हैं और जगलिंग कर रहे होते हैं। और इन तीनों लड़कियों में मेगुमी भी होती है जो कि बताती है कि वो साकामोटो से सबसे पहले एक एग्जामिनेशन के दौरान इंट्रोड्यूस हुई थी जब उसकी इरेजर नीचे गिर गई थी और साकामोटो उस इरेजर को उठाने जाता है और उन दोनों के हाथ लगभग टच होने वाले थे। और उस दिन के बाद से वो इरेजर मेगुमी के लिए बहुत लकी हो चुका है और ये अभी तक इस इरेजर को संभाल के रखी है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां शॉक रह जाती हैं, क्या करते हैं ये। और माइजिन बोलती है कि साकामोटो से पहली बार बारिश के दौरान एक दिन में मिली थी और उस दिन के बाद से इसे बारिश का सीजन बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया। अब ये तीसरी लड़की बताती है कि साकामोटो से तब मिली थी जब चैरिटी से बहुत सारी किताबें लेकर आ रही थी और बुक्स का वजन बहुत हैवी था और ये नीचे गिरने वाली थी। लेकिन तभी साकामोटो वहाँ पर आया और उन सभी की सभी बुक्स को कैच कर लिया इसने और इसी से ये लड़की इंप्रेस हो गई और इसके प्यार में पड़ गई। काबूटो साकामोटो से पूछता है कि ये पहली बार कब मिले थे और हमें पता चलता है कि काबूटो की उंगली में एक दिन चोट लग गई थी और ये बैंडेज लगाकर आया था लेकिन बैंडेज अचानक से ही गिर गई थी जिसके बाद साकामोटो ने उस बैंडेज को इसको पहनाया। बैंडेज है एंगेजमेंट रिंग है, ये कैसे मोमेंट है भाई। और उसकी ये बात सुनकर ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा रोमांटिक सिचुएशन तो इस मोटे काबूटो की है, हम तो नल्ली हैं भाई। और अब ये लोग काबूटो से थोड़ा सा जेलस फील करती हैं। अब अगले दिन शाम का टाइम होता है और साकामोटो मार्केट के अंदर घूम रहा होता है और तभी ये 2 लड़कों से मिलता है और ये लड़की यहाँ पर एक ग्रुप डेट के लिए आई थी और इन्हें एक मेंबर की जरूरत होती है क्योंकि ग्रुप डेट 3 दिन की थी और ये खुद 2 ही बंदे थे और ये लोग साकामोटो को भी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि इन्हें साकामोटो भी ठीक ठाक ही लग रहा था, स्मार्ट लौंडा है ये तो वैसे अपना। अब ग्रुप डेट शुरू होती
होती है। और यहाँ पर ये जो तीनों गर्ल्स थी ये साकामोटो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और पूछती है कि इसने ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है भाई। जिस पर ये दोनों लड़के उसे बताते हैं ये कॉस्प्ले कर रहा है स्कूल स्टूडेंट का। और ये तीनों लड़कियां उनकी एम्बिशंस के बारे में पूछती है, जिस पर ये पहला लड़का बोलता है कि एक बार्बर बनना चाहता है और दूसरा बोलता है कि इसे एक डेंटल क्लिनिक खोलना है। और अब आती है साकामोटो की बारी और ये लड़का बोलता है कि इसे बड़े होकर नासा में ज्वाइन करना है। ये एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना चाहता है जहाँ पर ह्यूमैनिटी रह सके अर्थ के खत्म होने के बाद भी। और साकामोटो सबसे ज्यादा कूल बन जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें एक हिप्पो के मुंह में उंगली रखकर कुछ सवाल पूछना था। ये बहुत ही एक अजीब सा गेम था, पता नहीं किस टाइप का फालतू गेम है ये। लेकिन जब साकामोटो की बारी आती है तो वो जैसे ही अपनी उंगली को उस हिप्पो के मुंह में रखता है तो वो हिप्पो इसकी उंगली को बाइट कर लेता है। अब साकामोटो उसके सिर के ऊपर हाथ फेरता है। वैसे तो ये प्लास्टिक का होता है लेकिन ना जाने कैसे ये साकामोटो के प्यार से अपना मुंह खोल लेता है। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं और ये तीनों लड़कियां साकामोटो का एक केयरिंग नेचर देखकर हैरान हो जाती है। और अब इसके बाद ये कैरियोके की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं जहाँ पर ये लोग गाना गाते हैं और ये दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हैं और गर्ल्स इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। और अब आती है साकामोटो की बारी और साकामोटो अपने मुंह से अपनी आर्म को टच करता है और एक साउंड क्रिएट करता है जो कि बांसुरी जैसा लग रहा था। और अब ये तीनों लड़कियां साकामोटो पर ध्यान देने लग जाती हैं पूरा अपना और उन दोनों को इग्नोर करने लग जाती है। और अब ये दोनों गुस्सा होकर फैसला करते हैं कि लोग टीम अप करके साकामोटो को एम्बैरेस फील करवाएंगे उन लड़कियों के सामने। ये लोग जूस मंगाते हैं जिससे कि उसे पीते ही साकामोटो को डकार आ जाए और थोड़ा सा एम्बैरेस फील करे। और अब साकामोटो उस ड्रिंक को पी लेता है और कैरियोके गाने लगता है। इन तीनों को इसका गाना समझ में तो नहीं आ रहा था क्योंकि साकामोटो उर्दू में गा रहा था, लेकिन इन्हें इसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। और अब साकामोटो को जैसे ही डकार आने लगती है तो वो अपने ट्यून को चेंज कर लेता है जिसकी वजह से सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती बल्कि ये बहुत ज्यादा कूल लगने लग जाता है साकामोटो। और उसकी आवाज को सुनकर आसपास की जो ग्रुप डेट की लड़कियां थी वो भी वहाँ पर आ जाती हैं और सारी लड़कियां साकामोटो के ऊपर टूट पड़ती हैं। और ये देखकर साकामोटो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अब इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, साकामोटो को अपने साथ लाकर। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हायाबुसा को देखते हैं और हमें पता चलता है कि हायाबुसा की मॉम नहीं, जिसकी वजह से उसके फादर ने फैसला किया है कि अब ये बंदा दूसरी शादी करेगा। और हायाबुसा इसके खिलाफ होता है और इसके फादर से बताते हैं कि आज उसकी डेट है और इन्हें उस औरत को देखने जाना है और इसे भी अच्छे से बिहेव करके रहना होगा उसके सामने। और ये हायाबुसा होता है एक नंबर का गुंडा, बदतमीज इंसान, इसलिए ये साकामोटो के पास जाता है कुछ मैनर्स और एटिकेट से सीखने के लिए। और अब साकामोटो उसे एक बहुत बड़ी सी शर्ट लाने के लिए कहता है जहाँ साकामोटो उसके पीछे छुपा हुआ था और हायाबुसा के दोनों हाथ उस शर्ट के अंदर होते हैं और साकामोटो उस शर्ट के बाहर अपने हाथ निकालता है और सारे काम खुद के हाथों से करता है। और ये जो औरत थी ये हायाबुसा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि कितना एटिकेट वाला लड़का है भाई, बहुत अच्छे, और इसे इसके मैनर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और इसकी इस नई मॉम को इसके फादर से कुछ बात करनी होती है, इसीलिए हायाबुसा से गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग एक सुनसान से होटल में आए थे इसलिए हायाबुसा रास्ता भूल जाता है अपने घर का। ये लोग काफी देर तक चलते रहते हैं और तभी अचानक से एक सुनसान गली के अंदर हायाबुसा देखता है कि कुछ गुंडे इसके फादर को पकड़े हुए हैं। ये देखकर हायाबुसा हैरान रह जाता है और इसे पता चलता है कि जो औरत थी ये इसी ने करवाया है। इस औरत का यही काम है, ये लोगों को ऐसे फंसाती है और इस तरह से इन्हें लूट लेती है। साकामोटो सामने आता है और उन सभी को ये लोग बुरी तरह से पीटते हैं। साकामोटो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और उन गुंडों को पीट कर भगा देते हैं वहाँ से। लेकिन तभी एक और गुंडा वहाँ पर आ जाता है और बहुत तेजी से उन पर हमला करता है जिसे हायाबुसा ने अपने हाथों को पीछे करके रोक लिया था, लेकिन ऐसा करते हुए उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। और अब ये दोनों मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं और इनके 4 हाथ दिखते हैं। अब इसके फादर इसके 4 हाथ देखकर बेहोश हो जाते हैं और हायाबुसा उन्हें उठाकर ले जाता है और साथ ही में ये साकामोटो को थैंक यू भी बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। विंटर सीजन आ चुका है और ये दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में इसको वही 3 नमूने दिखते हैं जो कि रास्ते में बर्फ में खेल रहे थे। वो सब इनके साथ खेलने के लिए कहता है और उनके साथ खेलने लगता है। ये कई सारे गेम्स ट्राई करते हैं लेकिन हर बार साकामोटो पहले से और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पर अब ये बंदा साकामोटो को एक स्नोबॉल फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो नहीं हारता। और इस तरफ क्लास में सभी लड़कियां साकामोटो की तस्वीरों को देखकर खुश हो रही होती हैं। अब कुछ दिन बाद ग्रेजुएशन डे आ जाता है और साकामोटो को फेयरवेल स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है स्टेज के ऊपर। साकामोटो अपनी स्पीच शुरू करता है और तभी चेन एक बैट लेकर उसकी ओर बढ़ता है और उस पर बैट से हमला करने लगता है। और साकामोटो उसके हर एक बार को एक फेयरवेल लेसन के रूप में समझाता है कि उन्हें कैसे अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। चेन का एक भी हमला साकामोटो को नहीं लगता और हमला करते करते ये ऊपर की रेलिंग से नीचे गिर जाता है और साकामोटो इसे पकड़ लेता है। ये साकामोटो से इसे छोड़ने के लिए कहता है और साकामोटो पर लगातार हमले करता है। साकामोटो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है लेकिन फिर भी ये इसका हाथ नहीं छोड़ता और इसे बचा लेता है। और इसी बीच ये अपनी स्पीच भी दे रहा होता है और नीचे बैठे सभी लोगों को लग रहा होता है कि एक एक्टिंग है, ये इसकी स्पीच का ही एक हिस्सा है। और उसकी इस परफॉर्मेंस और इस स्पीच के लिए साकामोटो को सभी लोगों से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है। और इस तरफ हायाबुसा और उसके ग्रुप को पता चल जाता है कि चेन की इस हरकत के पीछे फ्यूकिस का हाथ है। हायाबुसा इस चीज पर बहुत गुस्सा होता है और फ्यूकिस को सबक सिखाने के बारे में सोचता है, पर साकामोटो उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके पास फ्यूकिस से बदला लेने का एक आइडिया भी होता है। अब ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर ये लोग फ्यूकिस के साथ ऐसा एम्बैरेसिंग एक्ट करते हैं जिससे कि ये शर्म के मारे कभी वापस ही ना पाए और फ्यूकिस का किस्सा भी खत्म हो जाता है। और इसी तरह से बहुत दिन बीते रहते हैं और आखिरकार साकामोटो का भी स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और इसे एक जॉब भी मिल जाती है नासा की तरफ से। और उसके जाने की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। साकामोटो को एक एरोस्पेस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एक ऑफर मिला है और इसे मार्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिस पर ये रिसर्च करने वाला है कि इंसान मार्स के ऊपर रह सकते हैं या फिर नहीं। और इसमें इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है जिस वजह से यहाँ से बहुत दूर जा रहा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और तभी इनका टीचर आता है कुछ केक लेके अपने हाथों में और साकामोटो की तरफ फेंकता है और सारे स्टूडेंट्स साकामोटो के ऊपर पाई फेंकने लग जाते हैं। लेकिन साकामोटो उन सभी पाइस को डॉज करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये एक
तरह का फेयरवेल होता है साकामोटो को, और साकामोटो वहाँ से चला जाता है। साकामोटो नीचे जाकर देखता है कि उसके सभी के सभी क्लासमेट्स खिड़की से उसे जाता हुआ देख रहे हैं और सभी के मुंह पर केक लगे हुए थे और सभी की आंखों में आंसू थे और सभी लोग साकामोटो को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये किसी को दिखाता नहीं है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और आपको अगली वीडियो कौन से नेम पर चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि भाई फुल मेटल तो तुम्हें पसंद नहीं आया, व्यूज तो आए नहीं यार उस पे। तो गाइस आप ही बता दो कौन सी सीरीज चाहिए आपको अगली, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर से कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।